हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यानी बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी को कहा जाता है बिजनेस फाइनेंस। तो यही टॉपिक इस समय हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिससे कोई भी बिजनेस अपना जो भी फंड या फाइनेंस की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं वो इस समय हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 7th लेक्चर वीडियो है। 6 लेक्चर वीडियो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि पिछले 6 लेक्चर वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो पिछले जो 6 लेक्चर वीडियो थे उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं फंड के, जिसमें हमने रिटेन्ड अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, लीज फाइनेंसिंग, पब्लिक डिपॉजिट एंड शेयर्स, जिसमें इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर बहुत डिटेल में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक अभी मैंने नाम लिए हैं इन सब, ये सब क्या होते हैं, इनका मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट, इसके मेरिट, लिमिटेशन, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे डिबेंचर्स के बारे में। ठीक है, कंपनी डिबेंचर इशू करके भी, ये कंपनी है, ये डिबेंचर इशू करके भी फंड रेज कर सकती है। तो डिबेंचर क्या होते हैं, इसकी मेरिट, लिमिटेशन, ये सब आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी। दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड। ये सब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड है, ये सब डिफरेंट सोर्सेज है जहां से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस फंड रेज कर सकता है अपने फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है। कहा जाता है ना, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। बिना पैसे के कैसे कोई बिजनेस चलेगा। तो फाइनेंस या जो फंड होता है, दिस इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। तो फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल, ये सारे सोर्सेज हैं जो फुलफिल कर सकते हैं फंड की रिक्वायरमेंट को। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज कर सकती है। ठीक है, तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिबेंचर। डिबेंचर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिबेंचर सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज डिबेंचर। तो डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेप्ट या उधार लेना है मार्केट से, पब्लिक से, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है। ये कंपनी है, ठीक है, एक तो था शेयर इशू करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो पब्लिक होती है उनकी कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है, उन्हें कंपनी का क्या मिल जाता है, शेयर मिल जाता है, हिस्सा मिल जाता है। पर डिबेंचर के केस में क्या होता है, अगर कंपनी पब्लिक से लोन लेना चाहती है, डेप्ट लेना चाहती है, उधार लेना चाहती है, और एक समय के बाद कंपनी रिटर्न कर देगी, और तब तक कंपनी उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती रहेगी, तो इसी को कहा जाता है डिबेंचर। डिबेंचर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू कंपनी मार्केट से फंड रेज कर सकती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय के लिए, डेप्ट के फॉर्म में, उधार के फॉर्म में फंड रेज कर सकती है। तो इसी को कहा जाता है डिबेंचर। ठीक है, देखिए मैं लिखा है, अ कंपनी कैन रेज फंड। कंपनी फंड रेज कर सकती है थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, एंड डिबेंचर पे कंपनी हैज टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है डिबेंचर पे। जैसे आपने पढ़ा था ना, शेयर्स के केस में, इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, उसके केस में कंपनी क्या पे करती है, कंपनी पे करती है डिविडेंड। शेयर्स के केस में कंपनी पे करती है डिविडेंड, लेकिन डिबेंचर के केस में कंपनी क्या पे करती है, कंपनी पे करती है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैंने किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा है तो डिबेंचर खरीदते समय ही मुझे पता होगा कि किस रेट से कंपनी मुझे इंटरेस्ट पे करेगी। क्या 8% के रेट से, 9%, 10%, 12%, किस रेट से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उस डिबेंचर पे, ये मुझे उसी समय पता होगा। ठीक है, तो दिस इज डिबेंचर। तो डिबेंचर जो कंपनी इशू करती है वो एक तरीके का क्या है, वो एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, ये देखिए कंपनी है, इसने डिबेंचर इशू किया पब्लिक को, तो यानी बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, एक एक्नॉलेजमेंट, एक सर्टिफिकेट टाइप इशू करती है, एक एक्नॉलेजमेंट इशू करती है कि कंपनी ने इससे, इस पब्लिक से क्या किया है, फंड रेज किया है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रेज किया है, एंड उस पे कंपनी क्या पे करेगी, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, एंड एक डेट होती है, फ्यूचर में एक डेट होती है, 3 साल, 5 साल या 7 साल बाद आपका पैसा वापस कर देगी, पब्लिक का पैसा वापस कर देगी। तो दिस इज डिबेंचर, यही होता है डिबेंचर। डिबेंचर एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है,
देखिए पैसा अगर पब्लिक से पैसा उठाया है तो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे ना कि आपसे इतना अमाउंट लिया है, इस पे इतना इंटरेस्ट हम देंगे और 5 साल बाद इस तारीख में आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे, कुछ देना पड़ेगा ना, तो वही होता है डिबेंचर। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट। ये एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी ने बोरो किया है एक सर्टेन अमाउंट जिसपे कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी एंड इस फ्यूचर डेट में पैसा वापस कर देगी। ठीक है, तो दिस इज डिबेंचर। एंड जो डिबेंचर होल्डर होते हैं दे आर कॉल्ड द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया है ना, तो वो क्या होते हैं, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। जबकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं बताइए, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, दे आर द मेंबर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होते हैं दे आर द मेंबर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के मेंबर होते हैं, इनकी कंपनी में हिस्सेदारी होती है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। आपने डेटर और क्रेडिटर पढ़ा था ना, तो वही है क्रेडिटर। ठीक है, ये जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं क्योंकि इन्होंने कंपनी को पैसा दिया है जिसपे इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और कितने इंटरवल पे मिलेगा ये भी डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर स्पेसिफाई होता है कि हाफ ईयरली मिलेगा कि एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब उस पर मेंशन होता है। तो दिस इज डिबेंचर, यही डिबेंचर होता है। और एक बात और है, जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसको अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी होती है। देखिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, देखिए बहुत सारे फ्रॉड भी तो हो रहे हैं। ठीक है, और नई कंपनी है, पुरानी कंपनी है, कई टाइप की कंपनियां होती हैं, ए कैटेगरी की कंपनी, बी कैटेगरी की कंपनी। तो इसलिए जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी कैसी है, हमें इस कंपनी का डिबेंचर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो इसीलिए सेबी ने कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं। सेबी तो जानते होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं। इसने क्या कहा कि कोई भी कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है ना, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने इशू को क्या कराए, उस किसी भी क्रेडिट रेटिंग, रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसकी रेटिंग कराए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने डिबेंचर की क्या कराए, और कंपनी की क्या कराए, रेटिंग कराए, कंपनी की रेटिंग कराए। ठीक है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बहुत सारी है। ठीक है, क्रिसिल है, कुछ रिकॉग्नाइज की मैं बात करूं जैसे क्रिसिल है, केयर है, CARE केयर है। तो ये इंडिया की कुछ और भी कुछ है वैसे, ये इंडिया की कुछ रिकॉग्नाइज बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये जो है ना रेटिंग्स करती हैं, कंपनी की रेटिंग करती हैं, सिक्योरिटीज की रेटिंग करती हैं। ठीक है, ये कंपनीज का जैसे नहीं, रेटिंग किस बेसिस पे करती है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, इससे पहले अगर कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है तो फिर टाइमली उनका रीपेमेंट किया है कि नहीं। तो ये बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड देखना, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, डेट सर्विंग कैपेसिटी क्या है, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, परसीव्ड रिस्क ऑफ द लीडिंग, तो ये सारे बेसिस पे क्रिसिल जो है रेटिंग करती है। ठीक है, क्रिसिल का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्रेडिट, एक मिनट, सी, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड, दिस इज क्रिसिल। ये क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसी की तरह केयर भी है, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो फिर ये सेबी ने नॉर्म बनाया है कि कंपनी को क्या कराना है, अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी है अगर वो डिबेंचर इशू कर रही है। अब डिबेंचर कई टाइप के होते हैं, वैसे तो और भी टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप लिखे हुए हैं जैसे सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सिक्योर डिबेंचर यानी वो डिबेंचर जो किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। सिक्योर मतलब हिंदी में मतलब क्या होता है, सुरक्षित। यानी इस डिबेंचर, ये डिबेंचर अगर आपने खरीदा है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, सिक्योर है, ये किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर है। यानी कंपनी अगर वाइंड अप भी हो गई, लिक्विडेट या बैंकरप्ट हो गई कंपनी, तो उस एसेट को बेच के आपका पैसा वापस किया जाएगा। तो ये सिक्योर डिबेंचर होते हैं। अनसिक्योर डिबेंचर जो किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर नहीं है, तो अनसिक्योर डिबेंचर। अगला है रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं, देखिए कंपनी के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि अगर आपने इस कंपनी का डिवेंचर खरीदा है। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर बेसिकली वो डिवेंचर होते हैं जो कंपनी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, डिटेल होती है, कह लीजिए कंपनी के रजिस्टर में उसकी प्रॉपर डिटेल होती है कि इतने यूनिट डिवेंचर के मिस्टर एक्स के नाम पे इशू हैं और इनको इस रेट से इंटरेस्ट पे होगा और इनका पूरा अमाउंट रीपे इस तारीख को होगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड है कंपनी के पास, तो दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर। ठीक, लेकिन दूसरा क्या होता है, बियरर डिवेंचर।
बियरर डिबेंचर क्या है कि जिसके पास वो सर्टिफिकेट है वही उसका मालिक है। ठीक है, देखिए रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या है कि सपोज करिए मेरे पास सर्टिफिकेट खो भी गया, लेकिन कंपनी के पास रिकॉर्ड है कि मिस्टर एक्स के नाम पे इतने डिबेंचर इशू हैं, तो उनके पास, कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, तो दैट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर। बियरर डिबेंचर मतलब जिसके पास सर्टिफिकेट है वही मालिक है। मेरे पास डिबेंचर का सर्टिफिकेट है यानी वो डिबेंचर मेरे हैं, कंपनी रीपे करेगी जब पैसा तो मुझे करेगी। मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो यानी मैंने किसी और को ये सर्टिफिकेट दे दिया, यानी कंपनी अगर 7 साल बाद पैसा वापस करेगी तो इनको करेगी, तो उसको कहते हैं बियरर, यानी जिसके पास है वही उसका मालिक है। ठीक। दूसरा क्या है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये जो डिबेंचर होते हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल जो नहीं कन्वर्ट होते हैं। अगला क्या है, फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकेंड डिबेंचर। तो फर्स्ट डिबेंचर बेसिकली वो डिबेंचर होते हैं जिनका पैसा रीपे किया जाता है, वापस किया जाता है बिफोर एनी अदर डिबेंचर, यानी किसी और डिबेंचर के पैसा वापस करने से पहले फर्स्ट डिबेंचर का पैसा वापस किया जाता है। ठीक है, तो वो होते हैं फर्स्ट डिबेंचर। सेकंड डिबेंचर क्या होते हैं, यानी फर्स्ट डिबेंचर का पहले पैसा वापस किया जाता है, उसके बाद सेकंड डिबेंचर का पैसा वापस किया जाता है, तो दिस इज सेकंड डिबेंचर। ठीक, तो दिस इज डिबेंचर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसके मेरिट बताती हूँ जल्दी से। मेरिट क्या है, मेरिट मतलब फायदा क्या है डिबेंचर का। तो सबसे पहला फायदा तो डिबेंचर का ये है कि जनरली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर सूटेबल होता है उसी कंडीशन में, या उसी कंपनी को डिबेंचर इशू करना चाहिए जिस कंपनी की अर्निंग क्या हो, स्टेबल हो। ठीक है, ऐसा ना हो बहुत फ्लक्चुएटिंग अर्निंग हो, किसी महीने तो बहुत अर्निंग होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो ऐसी कंपनी को डिबेंचर के थ्रू फंड रेज नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी हैज टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस महीने अर्निंग कम होगी उस महीने कहां से आएगा पैसा। ठीक, तो इसीलिए इट इज सुटेबल फॉर दोज कंपनी हु सेल्स एंड अर्निंग इज स्टेबल। ठीक है, तो ये इसका पहला मेरिट है। दूसरा मेरिट क्या है, ये फिक्स इनकम सिक्योरिटी है। अगर जनरली इट इज प्रिफर्ड बाय दोज इन्वेस्टर्स, यानी ऐसे इन्वेस्टर्स डिवेंचर पे पैसा लगाना चाहते हैं जिन्हें फिक्स इनकम चाहिए। ठीक है, अगर मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हैं तो यानी मुझे मुझे एक फिक्स इनकम बनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा बहुत फ्लक्चुएटिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे रिस्क भी कम है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए डिवेंचर अच्छा है, तो ये मेरिट है। अगला जो मेरिट है वो ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनका जो कंट्रोल है, उनका जो वोटिंग राइट है वो डाइल्यूट नहीं होता है डिवेंचर इशू करने से। ये कंपनी है, इसने डिवेंचर इशू किया, पहले से इसने कुछ शेयर इशू किए हुए थे। ठीक है, फिर कंपनी ने और डिवेंचर इशू किए, तो डिवेंचर इशू करने से कंपनी के शेयर होल्डर पे, शेयर होल्डर का जो कंट्रोल है, शेयर होल्डर का जो वोटिंग राइट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, अगला जो इसका मेरिट है डिबेंचर्स का वो ये है कि डिबेंचर जो होता है ना लेस कॉस्टली होते हैं। जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है ना, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ये लेस होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी ज्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी ज्यादा होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यानी डिबेंचर के फॉर्म में जब कंपनी डिबेंचर इशू करके कंपनी जब फंड रेज करती है तो कंपनी को कॉस्ट यानी कंपनी को खर्चा कम पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा मेरिट है। ठीक है, डिबेंचर का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कम होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कम होता है। क्यों कम होता है, ये सवाल आता है, क्यों कम होता है कम इसलिए होता है क्योंकि कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है ना डिवेंचर होल्डर को, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिवेंचर होल्डर को, तो ये जो इंटरेस्ट है ना इस पे कंपनी को क्या मिलता है, इस पे कंपनी को मिलता है टैक्स बेनिफिट मिलता है। कंपनी इस इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस शो कर सकती है। जब कंपनी टैक्सेबल इनकम निकालेगी ना तो उसमें प्रॉफिट में से इस खर्चे को माइनस किया जाता है, इससे प्रॉफिट कम आता है, इससे टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कम होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्यों कॉस्ट कम होती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है उस इंटरेस्ट पे कंपनी को क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा।
आगे बात करते हैं लिमिटेशन की। कमी क्या है डिबेंचर में? तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि कंपनी पे परमानेंट बर्डन बन गया। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जैसी भी कंडीशन हो, कंपनी हैज टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये क्या है? फिक्स चार्ज इंस्ट्रूमेंट है, यानी प्रॉफिट हो लॉस हो, जो भी कंडीशन हो, सेल्स हो रही हो नहीं हो रही हो, पर अगर डिबेंचर इशू किया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए रिस्की है, स्पेशली जब उसकी अर्निंग फ्लक्चुएटिंग है। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है तो कंपनी की जो कैपेसिटी है टू बोरो फंड, कि वो फर्दर फंड और कहीं और से बोरो कर सके, ये जो कैपेसिटी है रिड्यूस होती है। ठीक है, कम हो जाती है, क्योंकि डिबेंचर भी तो एक तरीके का लोन है, एक तरीके का क्या है? डेप्ट है, उधार है। तो अगर कंपनी ने डिबेंचर के फॉर्म में पैसा ऑलरेडी रेस किया हुआ है तो कंपनी की जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक, तीसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि सपोज करिए कंपनी ने कहा था कि आज से 5 साल बाद, 5 years लेटर, 5 साल बाद जो है हम रीपे करेंगे, डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस करेंगे। ठीक है, बट सपोज करिए 5 साल बाद कंपनी में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाती है। पर चाहे जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाए, अगर वो रिडीमेबल डिवेंचर है, मतलब उनका पैसा वापस करना है, 5 साल बाद वापस करना है, उस महीने वापस करना है, तो कंपनी को करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी उसके लिए फर्दर डिवेंचर इशू करे, चाहे कहीं और से लोन ले, पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो दीज वर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ डिवेंचर। ये डिवेंचर की कुछ लिमिटेशन थी। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब एक बात है, पिछले लेक्चर में एक पॉइंट था, उसको जरा मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। थोड़ा सा उसमें मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन में ही बच्चे लिख रहे हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह गया है। देखिए, मैंने एक बात कही थी कि रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमारा पिछले लेक्चर में हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, प्रेफरेंस शेयर की लिमिटेशन। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर पे, वो हायर होता है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, ये एक पॉइंट था। अब मैंने उस लेक्चर में कहा था कि ये लिमिटेशन नहीं है, ये क्या है? इसकी मेरिट है। ठीक, अब मैं एक बात कहना चाहती हूं कि देखिए, एक है कंपनी और एक है इन्वेस्टर। देखिए, एक है कंपनी और एक मैं हूं इन्वेस्टर। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं क्या चाहूंगी कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो? ज्यादा हो। अगर मेरे पास इस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है तो मैं चाहूंगी ना रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा हो, ताकि मुझे ज्यादा क्या मिले? डिविडेंड मिले। ठीक है, तो उस केस में इट इज अ मेरिट, ये मेरिट है। अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रेट ऑफ डिविडेंड अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट के इंटरेस्ट या डिविडेंड के कंपेयर में, अगर रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे ज्यादा है तो ये मेरे लिए क्या है? मेरिट है। ठीक है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरिट है। लेकिन अगर यहीं पे हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, यहीं पे अगर वो कंपनी है तो कंपनी के लिए, कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और अगर रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा है, बहुत ज्यादा मैंने गोज दिया है, रुक जाइए थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, बट अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है और अगर रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे ज्यादा है, तो ये कंपनी के लिए क्या है? ये कंपनी के लिए लिमिटेशन है ना, नुकसान है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ना, ये कंपनी के हिसाब से लिमिटेशन है, लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो क्या है? मेरिट है। ठीक, समझ में आया? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट है ये मेरिट है। ठीक, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन में ठीक लिखा हुआ है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है तो ये ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? ये नहीं समझ में आया, एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। बैक टू बैक ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो था जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए। आप लोग का इस समय एग्जाम चल रहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन एक वीडियो, 2 वीडियो मैं अपलोड करूँ। तो हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहा करिए ताकि हम लेक्चर वीडियो लाते रहें। और एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, 25 सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और एक बात और है, ये दिसंबर 2024 तक है। अगर ये वीडियो आप 2025-2026 में देख रहे हैं तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था। एंड वीडियो को शेयर भी जरूर किया करिए। एंड अगर नोट्स चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझसे मेरी एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। राइट?
तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊंगी कॉमर्शियल पेपर के बारे में। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।